की शुरुआत करें उससे पहले आपको ले चलते हैं बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ क्या कुछ कह रहे हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने करके यहाँ पर दिखाई है। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। साथ ही एक विशेष अभियान जो अभी चल रहा है हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, नई पीढ़ी को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए ये जागृति अभियान चल रहा है। उसी जागृति अभियान का ये हिस्सा है कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से कोई कार्यक्रम किए जाते हैं। आज हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस भी हुई थी और सरकार ने भी इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया है कि विभिन्न क्षेत्रों में हम नई पीढ़ी को यह आह्वान करें कि वो स्वदेशी अपनाएं, और हमने उद्यमियों को भी प्रेरित करने की कोशिश की है कि जो अच्छी से अच्छी वस्तु जो दैनिक उपयोग में आती है, विदेश का कोई भी प्रकल्प यदि बनाता है आकर्षक, अच्छी, तो उसका एक विकल्प हमारे हिंदुस्तान में तैयार होना चाहिए। हमारा उद्यमी उसका विकल्प तैयार करके दे, चाहे उसकी कीमत से संबंधित, एक उसकी गुणवत्ता से संबंधित, आकर्षक, उपयोगी, ड्यूरेबिलिटी, इन सब का ध्यान रख करके वो अपना उत्पाद तैयार करे तो निश्चित रूप से आम नागरिक को एक विकल्प मिलेगा। हम चाहते हैं कि आम नागरिक को विकल्प मिले ताकि वो विदेशी वस्तुओं की ओर आकर्षित नहीं हो। उसे सुंदर वस्तु हमारे यहाँ का उद्यमी तैयार करके दे तो फिर वो बाहर नहीं जाएगा। बाहर से यदि कोई आयातित वस्तु होती है तो उसका जो लाभ है वो विदेशी कंपनियां प्राप्त कर लेती है, और विदेशी कंपनी, देश का धन हमारा, उपयोग करने वाला व्यक्ति हमारा, लेकिन उसका लाभ विदेशी कंपनियां ले तो उसका राजस्व विदेशी मुद्रा में और हमें देना पड़ता है उस देश को। तो ये हमारे देश की एक हानि है। यदि हम स्थानीय उत्पाद का उपयोग करेंगे तो मेहनत हमारी, मार्केट हमारा, उत्पादक हमारा और उत्पादित वस्तु हमारी, तो और बेचवाल हमारा, यानी मार्केट हमारा, दुकानदार हमारा, तो वो राजस्व भी हमारे हिंदुस्तान में रहेगा, उसका लाभ भी हमारे हिंदुस्तान के व्यक्ति को मिलेगा, और वो राशि टैक्स के रूप में या किसी भी रूप में सरकारी खजाने में जाएगी तो वो हमारे देश के विकास में काम आएगी। इसलिए हमारे ये जो जागृति अभियान हम चला रहे हैं वो इसी निमित्त है कि हमारी नई पीढ़ी, नेक्स्ट जनरेशन, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो है वो आत्मनिर्भर बने, अपने पैरों पर खड़ी हो, किसी पर निर्भर नहीं करे, उसको कोई आर्थिक संघर्ष जो होता है जिसको इकोनॉमिक वार कह सकते हैं, इकोनॉमिक वार में भी वो पिछड़े नहीं, देश समृद्ध बन सके। तभी जाकर के जो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो आह्वान किया है कि 2047 में हम विकसित भारत के रूप में हम अपने देश को खड़ा करना चाहते हैं, तो इसके लिए अलग अलग प्रकल्प हम चला रहे हैं, अलग अलग प्रयोग हम कर रहे हैं, जागृति अभियान तैयार करने के लिए कर रहे हैं। तो एक नई पीढ़ी आज आई है। कल का भारत जिनके हाथों में सुरक्षित है, जिनके हाथों में रहेगा, वो पीढ़ी आज आई है और उन्होंने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। तो निश्चित रूप से हमारी प्रतिभा निखरेगी, जागृति अभियान चलाएगी, हमारे देश को समृद्ध करने में बहुत बड़ा योगदान देगी। आप सबने भी जो इसमें भागीदारी निभाई है, आपका सबका बहुत बड़ा अपना अपना क्षेत्र है, और मैं आप सबसे भी यही प्रार्थना करूंगा कि आप भी अपने चैनल्स के माध्यम से ये जागृति अभियान चलाएंगे तो देश का बहुत बड़ा भला कर सकेंगे, आप देश का हित कर सकेंगे, देश के विकास में एक मील का पत्थर आप भी साबित कर सकेंगे। इसलिए मैं आपसे फिर से प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप भी इस अभियान में अपनी भूमिका निभाएं। धन्यवाद। अंतर चुनाव को लेकर तैयारी, कांग्रेस ने लगातार दावे करी, भाजपा अभी तक पूरा पे नहीं कर पाया। पूर्व मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री बैठक बातचीत हुई, क्या कहाँ तक पेच फंसा है? क्यों नहीं, कोई पेच नहीं फंसा हुआ है। देखिए, दोनों पार्टियों में रात दिन का अंतर है।
कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ा अंतर है, या अन्य पार्टियों में भी बहुत बड़ा अंतर है। वहां पर तो जिस दिन वो उम्मीदवार चुनाव हारे उस दिन से वो इस कोशिश में लगे रहे कि ये कैसे बिल्ली के भाग का छींका गिरे और मैं उसमें मलाई खा जाऊं, और तब से वो लगे हुए हैं। और उम्मीदवार भी स्वयं में घोषित थे और मजबूरन कांग्रेस ने घोषित भी कर दिया, बताते हैं, मैंने सुना है। हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र है, हमारी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है। हमारे यहाँ पर सभी नेताओं से मशविरा किया जाता है, जनमत सर्वे किया जाता है, जन अपेक्षाओं के अनुरूप उम्मीदवार देने के लिए हमारा सर्वे अभियान चल रहा है। इसके साथ ही हमारी कोर कमेटी बैठेगी और कोर कमेटी में विचार मंथन होगा, सबके भावनाओं का समावेश होगा और फिर निर्णय होगा। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। वहाँ पर डिक्टेटरशिप चलती है, हमारे यहाँ पर आंतरिक लोकतंत्र है। इसलिए हम निश्चित रूप से बहुत जल्दी ही इसका सबका सर्वे का समन्वय करके हम उम्मीदवार घोषित करेंगे और हम चुनाव जीतेंगे। बस अभी सर्वे रिपोर्ट आ जाती है, हम कोर कमेटी बिठा देते हैं। मतलब जैसे पीएम मोदी जी का आह्वान है विकसित भारत का, क्या स्वदेशी अपनाने से वो नारा पूरा फुलफिल हो जाएगा? देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, बहुत बड़ा योगदान होता है कि हमारे, देखिए आज दुनिया में मार्केट की कमी है। हैविंग अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल एंड हैविंग अवेलेबिलिटी ऑफ द मार्केट, और इंडस्ट्रियलिस्ट उसको योगदान दे दे तो फिर बाहर जाएगा ही नहीं हमारा धन, सब कुछ यहीं रहेगा। जब सब कुछ यहीं रहेगा तो फिर हम समृद्ध होंगे, विकास में धन मिलेगा, और विकास में जब धन मिलेगा तो विकसित भारत बनेगा। संसदीय बोर्ड करेगा या आगे टिकट, एक टिकट का ऐलान या जयपुर से होगा, दिल्ली से होगा? नहीं, टिकट तो हमारा संसदीय बोर्ड से ही होता है, दिल्ली से होगा बिल्कुल। हमारा यहाँ से, हमारे यहाँ से कोर कमेटी की रिपोर्ट तय करके भेजते हैं और टिकट की घोषणा हमारा केंद्रीय नेतृत्व ही करता है। आपके बड़े नेताओं की मीटिंग हो चुकी, कल बड़े नेताओं की मीटिंग हुई, उसके बाद 4 समिति मिले, कितने लोगों का पैनल? लाइन ऑफ एक्शन तय हुआ, लाइन ऑफ एक्शन तय होते हैं, उसमें सबकी विचार लेते ही हैं। बाकी उम्मीदवार का चयन तो कोर कमेटी में ही होगा। आपने भेज दिया है? नहीं, कोर अभी सर्वे रिपोर्ट आ रही है, सर्वे रिपोर्ट आज रात को आई है, उसका अभी अध्ययन करके, क्योंकि कई सर्वे होते हैं, एक सर्वे नहीं होता। हमारे यहाँ पार्टी का भी सर्वे होता है, अलग अलग चैनल्स हैं, उनसे सर्वे करने के बाद हम निर्णय करते हैं, और निर्णय अच्छा ही होगा। जो अच्छा नेतृत्व दे सके ऐसा ही होगा, और जो जीतेगा ऐसा ही होगा, और जीतेगा भी। दीपावली से पहले माने? हाँ, पहले पहले पहले, बाद में नहीं, पहले। दिल्ली के आपके जो पदाधिकारी हैं, जिनके हाथ में निर्णय है, उनके निर्णय के कारण आपके पास सही पे सवाल उठ रहा है कि वो निर्णय लेने में इतना देर कर देते हैं कि अभी तक आपने अपनी पूरी टीम भी ना बना पाई। हमारी टीम तो कब तक आप कैसे रहेंगे, कैसे राजस्थान प्रदेश को चलाएंगे, कैसे उपचुनाव जीतोगे? वो तो कुछ निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। हमारी टीम में आपका जुड़ना बाकी है, बाकी हमारी टीम काम कर रही है, सही तरीके से काम कर रही है। बिहार चुनाव को लेकर अशोक गहलोत जी ने कमान संभाल ली बिहार की, बीजेपी कब संभाली? अशोक गहलोत जी जहाँ जहाँ गए हैं बंटा ढार किया है। एक भी उदाहरण बता दो जहाँ अशोक गहलोत जी गए और जीत के आए, एक बता दो आप। जहाँ जहाँ अशोक गहलोत गए वही झंडा लेके गए, हार के आए। चाहे गुजरात गए धराशायी हो गए, महाराष्ट्र गए धराशायी हो गए, बिहार गए तो धराशायी होने वाले हैं। अशोक गहलोत जी अब जमाने बीत गए साहब उनके। ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने और टीकाराम जी ने प्रदेश की जो हालात उस पर सवाल करेंगे, कानून व्यवस्था से लेकर किसानों को लेकर। उन्होंने एक और चीज़ कही है कि बिजली का जो दिवाली से पहले जो आदमी को लाभ मिलना चाहिए था, जीएसटी की बात आप लोग कर रहे हो रात देने की, लेकिन बिजली की दरों में 15% बिजली बढ़ाकर महंगाई की एक बोझ आम आदमी को दिया जा रहा है। उनको जीएसटी नहीं दिखता, रिफॉर्म्स, उसकी प्रशंसा की क्या उन्होंने? आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे वो कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, वो यानी उनको पॉजिटिविटी दिखती नहीं।
छिद्रान्वेषण की आदत पड़ी हुई है, और यही कारण है कि वो अपनी टीम में भी बिखोरा कर दिया उन्होंने। पहले तो सचिन जी को अलग थलग कर दिया, अब उनका कंपटीशन जूली से हो गया है, डोटासरा जी का जूली से कंपटीशन हो गया है। तीनों ही आपस में दिखाऊ, एक साथ, अंदर से सब सावधान, ये स्थितियां चल रही है जी। वो तो क्या करेंगे उसमें। नहीं, टीकाराम जी ने कानून व्यवस्था और किसानों को खाद बीज अब वो कानून व्यवस्था देखिए इतनी बढ़िया चल रही है, हमारी कानून व्यवस्था एकदम सही चल रही है, अपराधी तुरंत पकड़े जा रहे हैं। हमने पुलिस को चाक चौबंद किया है, भजनलाल जी ने पुलिस को आधुनिक वाहन दिए हैं, महिला पुलिस कर्मियों को भी स्कूटी प्रदान की है, और आधुनिक साधन देकर के, और इवन तकनीकी भी विशेष प्रशिक्षण दिलवाने का काम किया है। साइबर क्राइम्स को कैसे रोका जा सकता है उस दिशा में भी उन्होंने काम किया है। कांग्रेस के जमाने में ये सब नहीं था, इसलिए हमको देना पड़ा। यदि वो कोई भी दे देते किसी भी प्रकार का, उनके समय में पुलिस मार खा के आती थी, भाग के आती थी, अपराधियों को छुड़ा करके थाने से निकाल करके लोग ले जाया करते थे। ये क्या कानून व्यवस्था की बात करेंगे, उनसे कानून व्यवस्था कोई क्या। आज डोटासरा जी की बात आप करो, डोटासरा जी ने कौन सा संभाल लिया। उनके जो शिक्षक क्या बोलते थे मुख्यमंत्री के सामने डोटासरा जी की मौजूदगी में कि भ्रष्टाचार हो रहा है। पेपर लीक उनके समय में हुए, हमारे समय में कोई भी नहीं हुआ। वो पानी की व्यवस्था नहीं कर पाए, ERCP की वो स्वीकृति नहीं ला पाए, कुछ भी नहीं कर पाए, करने के उनके पास में कुछ समय ही नहीं मिल पाया था। और अब भी मैं कह रहा हूँ कि वो केवल और केवल आरोप लगाना ये ठीक नहीं है। अच्छे काम की प्रशंसा तो करो। क्यों नहीं बोलते हैं कि 2014 में जहाँ महंगाई की दर 9.8 थी, अभी 1.9 हो गई, इसकी प्रशंसा क्यों नहीं करते हैं। वो कितना बड़ा फर्क पड़ा है। MSP अभी बढ़ाई, किसान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है उसकी उपज को डबल से ज़्यादा कर दिया, इसकी प्रशंसा क्यों नहीं करते। वो निकलते ही नहीं उनसे शब्द। अब बोल दे तो उनकी दुकानदारी उठ जाएगी, इसलिए वो बोलते नहीं है प्रशंसा के शब्द। अब GST में जो इतना फायदा दिया उसको बोल ही नहीं रहे हो। क्यों नहीं बोल रहे हैं। उसे उनके जमाने में 36 प्रकार के टैक्स लगते थे ना, व्यापारी परेशान था बेचारा, उस दुखी था वो व्यापारी कि एक टैक्स वाला। अभी देखिए ना, हमारे यहाँ हमने कितने भ्रष्टाचारियों को पकड़ने का काम किया, हमने किसी को भी नहीं छोड़ा। जो भ्रष्टाचार कहीं भी दिखा है तो पकड़ा है और गिरफ्तार करके उसको अंदर टिकाया। काम कर रहे हैं ना, कहीं भेदभाव नहीं किया हमने कोई भी मान लो हमें नमस्ते करता है उसको भी हमने टिकाया अंदर, कहाँ राहत दी हमने। ये गहलोत साहब की हिम्मत नहीं है। वो आज देखिए, वो जो प्रश्न के बदले में नोट लेने वाले उस जयकृष्ण पाटीदार उसके साथ चिपके हुए हैं, बागीडोरा के उस MLA के साथ, क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं। हमने अपने MLA को भी और तत्काल सीट वैकेंट दिखाई। क्या बात करते हैं वो क्या न्याय करेंगे। वो उनमें कहीं भी कुछ भी नहीं है, हिम्मत नहीं है कुछ कर पाने की। हम हैं कि जो स्वच्छ प्रशासन शासन व्यवस्था दे रहे हैं। हाल ही में जयपुर अजमेर हाईवे पर एक घटना हुई, LPG गैस सिलेंडर और केमिकल टैंकर की RTO की अवैध वसूली का जो है शिकार बताया जा रहा है। वहाँ पर बड़ी तादाद में अवैध वसूली हो रही है। देखिए, ये बात सही नहीं है। सही ये है कि द्रुत गति से ओवरटेकिंग के चक्कर में दुर्घटना हुई, उसकी पूरी वो सारी स्थिति स्पष्ट भी हुई है। तो मेरा फिर से कहना है कि ये जिग जैग जो ओवरटेकिंग करते हैं ना, कभी रॉन्ग साइड से ओवरटेकिंग, कभी इस साइड से ओवरटेकिंग, सामने वाला दिखता नहीं उससे जल्दी ओवरटेकिंग, ये ठीक नहीं है। इतनी भागम भाग भी ठीक नहीं है। निर्धारित प्रक्रिया के तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मालवीय राष्ट्रीय औद्योगिकी संस्थान प्रौद्योगिकी संस्थान के 19वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। उन्होंने BTech, MTech, MSc, MBA और आर्किटेक्चर और प्लानिंग में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 21 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल प्रदान किए। साथ ही उन्होंने हिंदी भाषा के टेक्निकल जर्नल का विमोचन भी किया। इस मौके पर MNIT जयपुर के निदेशक प्रोफेसर नारायण प्रसाद पाढ़ी सहित संस्थान के शिक्षकगण और विद्यार्थी मौजूद रहे। और अब हनुमानगढ़ की बात करेंगे, जहां पर भादरा में DAP के लिए खड़े किसानों पर लाठीचार्ज का मामला देखने को मिला है। घटना को लेकर के 3 कार्मिकों पर गाज गिरी है, 2 हवलदार निलंबित किए गए और 1
एएसआई लाइन हाजिर हुआ है। थाना हवलदार सुमेर सिंह और आरएसी हवलदार सत्यवान निलंबित किए गए। थाने के एएसआई चेतराम को भी लाइन हाजिर किया। पुलिस अधीक्षक हरिशंकर ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। कल डीएपी के लिए खड़े किसानों पर लाठीचार्ज किया गया था। एसपी ने नोहर एएसपी को सौंपी मामले की जांच। सोमवार को किसान सभा करेगी भादरा। एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन। और अब भीलवाड़ा के मांडल की बात करेंगे। मांडल क्षेत्र में ट्रेन की चपेट में आने से हादसा हुआ। 2 भैंस और 1 गाय हादसों का शिकार हुई है। आपको बता दें कि हादसे के बाद में करीब 15 मिनट तक पैसेंजर ट्रेन वहां पर रुकी रही। घटना के 1.5 घंटे बाद भी जीआरपी वहां पर नहीं पहुंचती है। पुलिस और पशु चिकित्सा विभाग मौके पर, लोगों का जमावड़ा वहां पर देखने को मिलता है। मांडल क्षेत्र के देवरिया के समीप रेलवे ट्रैक पर यह हादसा हुआ। और अब झुंझुनू की बात करेंगे, जहां पर चिटफंड करने वाले दंपति बंटी बबली गिरफ्तार हुए हैं। झुंझुनू का श्री राम सैनी और उनकी पत्नी नीना गिरफ्तार। 33,000 लोगों के साथ में 22 करोड़ की ठगी का आरोप है। दिल्ली में नाम और पहचान छुपाकर कर रहे थे। 13 साल बाद दौसा पुलिस ने दोनों को धर दबोचा है। दौसा से कोतवाली पुलिस झुंझुनू इनको लेकर के आती है। श्री राम सैनी और नीना के अन्य साथी अभी भी फरार है। आरोपियों से पूछताछ में हो सकते हैं कई बड़े खुलासे। और अब सिरोही के आबू रोड की बात करेंगे। कार ने राहगीर को टक्कर मारी है। हादसे में युवक की मौत हुई है। सूचना मिलते ही रिको पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। नोखा गरासिया के रूप में मृतक की पहचान हुई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा। मावल वीर बाबा मंदिर के पास की घटना है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। और अब आपको सीधा ले चलते हैं बीजेपी प्रदेश कार्यालय, जहां पर विकसित भारत चित्रकला प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया जा रहा है। और मदन राठौड़ यहां पर पहुंचे। यहां पर प्रदर्शनी भी लगाई गई है। और ऐसे में मदन राठौड़, जो कि बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष है, वो प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए दिखाई देते हैं। उनके साथ में अन्य दूसरे अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहते हैं। आप देख लीजिए मदन राठौड़ की ये तस्वीरें। प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए मदन राठौड़। अभी कुछ देर पहले ही मदन राठौड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने आपको सुनवाई थी। और अब लगातार एक के बाद एक स्केड्यूल, और फिलहाल वो प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल हमने वो तस्वीरें भी आपको दिखाई जब बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ में पूर्व मुख्यमंत्री यानी वसुंधरा राजे के घर जाते हैं। वहां पर अंततः विधानसभा उपचुनाव को लेकर के चर्चाएं चलती है। और इसको लेकर के अभी से सियासी सरगर्मियां काफी तेज है। सबकी निगाहें टिकी हुई है कि बीजेपी अपने पत्ते कब खोलेगी। लेकिन फिलहाल जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं वो मदन राठौड़ की है, जो कि बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष और प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए दिखाई देते हैं। उनके साथ में दूसरे तमाम अधिकारी यहां पर मौजूद है। बारीकी के साथ में यहां पर चित्रकला प्रदर्शनी लगाई गई है। और ऐसे में हर पेंटिंग को बड़े ही खूबसूरती के साथ, गहनता के साथ यहां पर देखा जा रहा है। बारीकियों को देखा जा रहा है। तो लगातार ये तस्वीरें आप खुद देख लीजिए। विकसित भारत चित्रकला प्रतियोगिता पुरस्कार वितरण समारोह है। और ऐसे में इस कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ यहां पर मौजूद है। बहुत ही सुंदर सुंदर पेंटिंग यहां पर देखने को मिली। अगली खबर की बात करेंगे। जयपुर स्थित राजस्थान विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग में न्यू क्रिमिनल लॉ विषय पर नेशनल वर्कशॉप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर डॉक्टर आर वेंकटराव रहे, जो कि इंडिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लीगल एजुकेशन एंड
रिसर्च के कुलपति हैं। ऑनलाइन जुड़कर वर्कशॉप को संबोधित किया। इस मौके पर पूर्व IAS अधिकारी और सच बेधड़क के CEO मेघराज सिंह रत्नू ने भी सहभागिता ली। पूर्व IAS और सच बेधड़क मीडिया के CEO मेघराज सिंह रत्नू ने लॉ स्टूडेंट्स को संबोधित किया। अपने संबोधन में कहा कि जब भी कोई कानून बनता है वह जिस व्यक्ति के लिए होता है उसी तक नहीं पहुंच पाता है। हमें ऐसा कोई मैकेनिज्म बनाना होगा जिससे कानून की जानकारी आम व्यक्ति तक सरलता से पहुंचे। उन्होंने न्यायिक प्रणाली की विलंबिता पर भी चिंता जताई है और कहा कि आम आदमी को कानूनी जानकारी सुलभ कराना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। मेरा नाम चंचल शर्मा है और मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी 5 ईयर लॉ कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। और यहाँ पे जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो लीगल है एंड लॉज एंड लीगल हमारा मीडिया पार्टनर है। और ये वर्कशॉप है ऑन द न्यू क्रिमिनल लॉज पे, जिसके ऊपर हमें आज बताया गया है कि कैसे जो पुराने लॉज थे उन्हें चेंज करके नए लॉज आए हैं और क्या क्या चेंजेस हुए हैं। जैसे 0 FIR एक इम्पोर्टेंट चेंज है जो हुआ है। तो और ये सब अरेंजमेंट करने में और हमारी टीम का बहुत योगदान है। और जैसे आप देख सकते हैं इधर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी बताया गया है। और धन्यवाद जी। मेरा नाम चंचल जी, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब काफ़ी कुछ चीज़ें नई सीखने को मिल रही है। जैसा कि अभी ये जो नए क्रिमिनल लॉज में जो चेंजेस आए हैं उसके बारे में आज बहुत कुछ पता लगा है। और थैंक्स टू माय टीम जिन्होंने मुझे मतलब इनवाइट किया फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट। जी, धनश्री यादव। देखिए, न्यू क्रिमिनल लॉज के बारे में अभी जो सबसे ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत है वो है स्टूडेंट्स को, लॉ स्टूडेंट्स को। तो अभी ये चेंजेस जो आए हैं उनके बारे में कि क्या चेंजेस हैं, तो वो शुरुआती तौर पे अगर कॉन्फ्रेंसेस वर्कशॉप में थोड़े थोड़े इन एस्पेक्ट को समझेंगे तो नो डाउट उनके आगे ये जो एडवोकेट्स और लॉयर्स बनेंगे तो उनको वो लॉ का पता होना चाहिए, पहले क्या था और अब क्या है। हम कॉलेजेस में पढ़ाते हैं तो वो डायरेक्ट पढ़ेंगे कि BNS आया है, BSS आया है, बट जब आप ऐसी वर्कशॉप्स और कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते हैं तो ऐसा पीछे क्या एस्पेक्ट था, उसको क्यों चेंज किया गया, IPC को BNS क्यों बनाया गया, आपने उसको क्या नाम दिया। तो आज जैसे कॉन्फ्रेंस में सर ने एक बात बोली थी कि पीनल लॉज, जो अंग्रेज़ों ने एक दंड वाली बात कही थी और हम न्याय की बात कर रहे हैं, तो वहीं से एक एस्पेक्ट कि हम भारतीय हैं, भारतीय परंपरा हमेशा न्याय के पक्ष में रही है। तो ऐसी वर्कशॉप्स नो डाउट ऐसे आने वाले एडवोकेट्स के लिए, लॉयर्स के लिए और जनता के लिए भी बहुत बेनिफिशियल रहेंगी। तो ये एक अनूठी पहल है सर की तरफ से। और इस लीगल टीम का सबसे अच्छा ये योगदान है कि इन्होंने हिंदी को प्रमोट किया है। आज एजुकेशन सिस्टम में देखा जाए तो एक ऐसा मानते हैं कि ठीक है आपको इंग्लिश में बोल रहे हैं तो आप ज़्यादा नॉलेजेबल है, बट इन्होंने ऐसा ना करके इन्होंने कहा कि आपको भाषा से नहीं, आपको नॉलेज होना चाहिए। तो मेरा मानना है क्रिमिनल लॉज न्यू स्टूडेंट्स के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल रहेगा। मेरा नाम डॉक्टर रुचि शर्मा है। हाँ, मैंने यही कहा कि आज की तारीख में ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है, इस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं है कि वर्तमान में जो कानून बना या पूर्व कानून है उनकी जानकारी जनसाधारण को हो। अगर आम नागरिक को इसकी जानकारी होगी तो वो जागरूक रहेगा और अपराध करने से पहले 10 बार सोचेगा कि क्या कानून है, उसके लिए दंड के क्या प्रावधान है। तो मेरा यह व्यक्तिगत मानना था कि आम जन तक, जनसाधारण तक ये किसी तरह से मैसेज या सूचना जाए, उनको जागृत किया जाए कि ये कानून बना हुआ, अगर तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। एक तो मेरा ये पॉइंट था। दूसरा पॉइंट था कि न्याय प्रणाली बड़ी विलम्बकारी है, न्याय में बहुत विलम्ब लग जाता है। तो जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड कहा जाता है, तो इसको थोड़ा एक्सपीडाइट करने की आवश्यकता है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि 83 ईयर का आदमी है, अब कोर्ट से बरी हुआ है, अब उसको पेंशन मिलेगी, उसकी वाइफ की डेथ होगी, उसका परिवार ख़त्म हो गया, तो उस न्याय का क्या फ़ायदा है। तो ये ऐसा कोई सिस्टम ईजाद किया जाए। 1 जुलाई 2024 से नए 3 कानून लागू हुए हैं जिसमें ड्रास्टिक परिवर्तन हुआ है क्रिमिनल लॉज में स्पेशली, और कुछ ईज़ की करने की कोशिश की है सरकार ने, ताकि जो पुराने लॉज एक तो बहुत ओल्ड हो गए थे, ऑब्सोलीट हो गए थे, कई सेक्शंस को उन्होंने चेंज किया है। और ऐसा क्लेम किया गया है कि इन कानूनों के तहत 3 साल के अंदर जो भी क्रिमिनल मैटर्स हैं उनका सलटारा शीघ्र हो सकेगा। अभी पुराने कानूनों में बरसों लग रहे हैं, 10-10 साल, 15-15 साल लगते हैं, 20-20 साल भी लग जाते हैं, लेकिन इन कानूनों में क्लेम किया गया है कि 3 साल के
अंदर इनका सबका निपटारा हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि इन नए कानूनों के इंट्रोड्यूस होने से काफ़ी परिवर्तन आएगा। और वर्कशॉप करने का पर्पज़ ऑर्गेनाइजर्स का यही है, लीगल का और डिपार्टमेंट ऑफ लॉ और राजस्थान एजुकेशन ट्रस्ट जो हमारा संस्था है, कि हम हर अच्छे काम में जहाँ स्टूडेंट सेंट्रिक एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें पार्ट असिस्ट करते हैं, सहयोग करते हैं और ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं, ताकि यंग लॉयर्स को, यंग जनरेशन को सीखने को मिले। एक तो क्लास रूम टीचिंग होती है वो अलग है, लेकिन यहाँ जब वो स्पीकर्स को सुनेंगे